कुछ लोग गजब के बुद्धि राक्षस हैं। ये बुद्धि राक्षस कौन है? ये जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, मैं दरअसल इनको बुद्धि राक्षस कहता हूँ, क्योंकि इनके जो कई बार इनकी बातें होती हैं, इनके जो तर्क होते हैं या कुतर्क होते हैं, वो सुनकर के मुझे लगता है इनको बुद्धिजीवी नहीं कहना चाहिए, बुद्धि राक्षस होते हैं। तो कुछ लोग गजब के बुद्धि राक्षस हैं, और ये बुद्धि राक्षस जो हैं नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले ऐसे चिंटू हैं, ऐसे नफरती चिंटू हैं कि इनको नरेंद्र मोदी का हर बात पे विरोध करना है। ठीक है भाई, देश का प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की आलोचना आपको करनी भी चाहिए। जहाँ जहाँ गलत हो आप आलोचना कीजिए, विरोध कीजिए, उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप इतने नफरती चिंटू बन जाते हैं कि आप कुछ भी कभी भी कुछ भी बोलते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी विदेश गए, पेरिस गए, यूएई गए, तो इन बुद्धि राक्षसों ने क्या कुछ कहना शुरू किया। इन्होंने कहना शुरू किया, अरे दिल्ली में बाढ़ आई हुई है और मोदी जो है पेरिस घूमने चले गए। दिल्ली में बाढ़ आई है, मोदी पेरिस घूमने कैसे चले गए? क्या नरेंद्र मोदी पेरिस घूमने गए हैं? और क्या दिल्ली में बाढ़ आई तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में ही बैठ जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में ही बैठ जाना चाहिए? ये जो है सोचने की बात है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बुद्धि राक्षस हैं और ये नफरती चिंटू हैं, क्योंकि हर बार इसी तरह की हरकतें करते हैं, हर बार करते हैं। आप याद कीजिए, बीते दिनों जब जो है उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तो इन नफरती चिंटुओं ने, इन बुद्धि राक्षसों ने क्या कहना शुरू किया, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, मोदी को वहाँ जाना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा अभी मणिपुर में जो हिंसा का आपने देखा कि किस तरह से वहाँ हो रही है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जो है मणिपुर क्यों नहीं गए, वहाँ हिंसा हो रही है। जब मणिपुर में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो ये लोग कह रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है और नरेंद्र मोदी अमेरिका में घूम रहे हैं। ये सारी जो बातें करते हैं, मैं इनको क्यों बुद्धि राक्षस कहता हूँ, क्यों मैं इनको नफरती चिंटू कहता हूँ, इस बात को समझिए। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी पेरिस या अमेरिका घूमने नहीं जाते। देश का प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान से बाहर जाता है तो एक बड़ा एजेंडा होता है देश के लिए, देश को वैश्विक मोर्चों पर मजबूत बनाने का, दुनिया से डील करने का, और उसको डील करना ज़रूरी होता है। और उसमें जो है पर्सनल बॉन्डिंग जो होती है, पर्सनल, एक प्रधानमंत्री एक काम जो करता है वो, क्योंकि देश का बड़ा नेता होता है, देश का सबसे बड़ा नेता होता है, उसके जाने का और उसका डील करने का, उसके किसी देश में जाकर किसी देश के सत्ता के शीर्ष के साथ संवाद करने का एक अलग मायने होता है। वो काम कोई और नहीं कर सकता। जो काम प्रधानमंत्री कर सकता है वो विदेश मंत्री नहीं कर सकता, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए जब कोई प्रधानमंत्री जाता है, भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता है, तो उसके बहुत मायने होते हैं। अब उसको समझिए, छोटी सी मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ। अब अमेरिका में जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो उसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका के साथ हमने बड़ी डील की जो नरेंद्र मोदी ही करवा सकते थे, उनकी ही कुव्वत थी। उन्होंने अमेरिका के साथ ऐसी डील करी, इस तरह के समझौते किए कि आज अमेरिका भारत को वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो अपने नेटो सहयोगियों को भी नहीं देता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब अगर नरेंद्र मोदी पेरिस गए, फ्रांस गए, तो फिर क्या वो घूमने गए थे? नहीं, घूमने नहीं गए थे। पहली बात तो आपको क्या, आप एक भारतीय होने के नाते आपका सीना गर्व से नहीं फूल गया जब आपने देखा कि पेरिस में जो बेस्टिल डे परेड हो रही थी, उसमें जो है भारतीय सेना के जवान जो हैं, वो टुकड़ी, भारतीय सेना की टुकड़ी वहाँ निकल रही थी उस परेड में, और वहाँ पर जो है सब लोग ताली बजा रहे थे और वहाँ पर गाना चल रहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने अपने जो, उनकी जो सबसे बड़ी जो बेस्टिल डे परेड थी, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। ये एक देश का सम्मान था, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सम्मान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पेरिस घूमने नहीं गए थे, अमेरिका घूमने नहीं गए थे, यूएई घूमने नहीं गए थे। अब यूएई और फ्रांस में देखिए क्या बड़ी गजब की कुछ डील हुई हैं। छोड़ दीजिए रक्षा के क्षेत्र में जो डील है, मैं उस पर नहीं कहता, जो राफेल वगैरह की है वो आपको मालूम होगा, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, और भी चीज़ें। लेकिन बड़ी डील क्या, आप सोचिए कि फ्रांस के साथ रुपए में डील हो गई। यानी अब हिंदुस्तान का व्यक्ति जब फ्रांस में जाएगा, एफिल टावर में जाएगा, तो वहाँ पर उसको जो है डॉलर के रूप में या फ्रांसीसी करेंसी का भुगतान नहीं करना,
वहाँ पर रुपए जो हो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। यानी आप हिंदुस्तान से जो 500 के नोट लेकर जाएंगे वो आप वहाँ पर चला सकते हैं, 100 के नोट वहाँ चला सकते हैं, आपको करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं। कितनी ताकत मिल जाएगी भारतीयों को, वहाँ जाकर अगर अपनी करेंसी में खर्च कर सकते हैं ये। और इस तरह से अभी जो ये शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ एफिल टावर की, और धीरे धीरे शुरुआत होगी और आप एक दिन शायद ऐसा आएगा कि आप फ्रांस में जो है अपनी करेंसी लेके घूम सकेंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ, यूएई के साथ जो है ये डील हुई है कि जो दोनों देश व्यापार करेंगे वो जो है अपनी अपनी करेंसी में करेंगे। यानी भारत यूएई की करेंसी को स्वीकार करेगा और जो है यूएई भारत की करेंसी रुपए को स्वीकार करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि बीच से डॉलर निकल गया। अब डॉलर बीच से निकल गया। अभी तक क्या, डॉलर, पहले भारत डॉलर लेता था, उसके बाद डॉलर में भुगतान करता था। अब क्या है कि आपको डॉलर में, दोनों देशों के बीच से डॉलर निकल गया। अब इससे क्या होगा, एक तरफ रुपया मजबूत होगा, दूसरी तरफ यूएई की करेंसी मजबूत होगी, और क्या होगा, उससे ये होगा कि भारत का बड़ा सारा पैसा जो विदेशी करेंसी खरीदने में या उसको एक्वायर करने में खर्च होता था वो बचेगा, और दोनों देश जो है अपनी अपनी करेंसी में डील करेंगे। तो ये दोनों देशों के लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदेमंद का सौदा है, और उससे दोनों देशों की इकोनॉमी पे बहुत गजब का असर पड़ेगा। और इस तरह की चीज़ें कई और देशों में हो रही है। तो नरेंद्र मोदी घूमने नहीं जाते, ये सब डील करके भारत को लाभ देने, भारत को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी की जो वैश्विक नीति है, विदेश नीति है, वो अगर आप किसी भी विदेश मामलों के जानकार से पूछेंगे तो पिछले कुछ सालों में जो है विदेश नीति के मोर्चे पे हमने बहुत कुछ अचीव किया। अभी मैंने जैसे आपको अमेरिका की बात बताई, दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप सोचिए, कश्मीर जैसे मुद्दों पर या बाकी मुद्दों पर, ह्यूमन राइट जैसे सवालों पर भारत को ये पश्चिमी देश हमेशा घेरते थे, यूएन में घेरते थे, और बाकी दूसरी तरफ जो है जो इस्लामी देशों का जो संगठन है ओआईसी, वहाँ घेरते थे। अब नरेंद्र मोदी मिस्र गए थे। अब सवाल है कि मिस्र क्या घूमने गए थे, पिरामिड देखने गए थे? नहीं, उन्होंने वहाँ पर जो है क्या मिस्र के साथ जो दोस्ती बढ़े उसका नतीजा क्या हुआ? जो इस्लामी देशों का संगठन है, वहाँ पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाना चाहता था भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर, लेकिन मिस्र ने उस पर रोक लगा दी। एक मुस्लिम देश ने खड़े होकर भारत के हक में वहाँ रोक लगा दी, और नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला पाया। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो मिस्र के साथ दोस्ती बनाई, कितने सालों बाद मिस्र को एक प्रधानमंत्री गया था भारत का, करीब करीब 3 दशक के बाद। तो क्या वो घूमने गए थे? घूमने नहीं गए थे, रिश्तों को मजबूत करने गए थे। ये रिश्ते जब मजबूत हो जाते हैं तो आपको आर्थिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर आपको मदद मिलती है, आप दुनिया में ताकतवर होते हैं। भारत की जो ताकत बढ़ रही है दुनिया में, वो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कारण बढ़ रही है। तो बार बार ये कहना ये गलत है। अब दूसरी बात मैं आता हूँ कि नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली बाढ़ के समय ट्रेन दुर्घटना में नहीं गए। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रेन दुर्घटना हुई उस वक्त रेल मंत्री वहाँ थे। कई लोग कह सकते हैं कि झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री, और कहते हैं कि झंडी दिखाने के लिए आ जाते हैं प्रधानमंत्री वंदे भारत की, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो मंत्री को भेज देते हैं, तब क्यों नहीं खुद जाते? तो दोनों में फ़र्क है। झंडी दिखा देना कहीं से वो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आप सोचिए कि जहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, अगर वहाँ प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री पहुँच जाएगा तो क्या होगा? वहाँ ये होगा कि जितना रेस्क्यू का काम चल रहा है, राहत का काम चल रहा है, वो ठप हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो पूरा सरकारी अमला है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लग जाएगा, वो प्रधानमंत्री के को जो है उनको उनकी देखरेख में लग जाएगा, उनकी सुरक्षा में लग जाएगा, और वहाँ राहत और बचाव कार्यों पर असर पड़ेगा। आपको याद है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो भी तुरंत जा सकते थे घटनास्थल पर, लेकिन नहीं पहुँचे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा बाद में जाऊँगा, क्योंकि उनको भी मालूम था, नवीन पटनायक, क्योंकि अगर बिल्कुल दुर्घटना होती पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जो है असर पड़ेगा। 1-2 दिन बाद जाइए, वो समझ में आता है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री को भेजा, रेल मंत्री वहाँ पर डेरा डालकर अश्विनी वैष्णव बैठे रहे, हर चीज़ की मॉनिटरिंग करते रहे, सारी जानकारी प्रधानमंत्री को निजी तौर पर देते रहे। तो प्रधानमंत्री को ये निजी तौर पर जानकारी चाहिए, वहाँ से वो निर्देश देते हैं। घटनास्थल पर पहुँच के जो है राहत और बचाव कार्य उसको डैमेज नहीं करना होता, तो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं जाते। दिल्ली की बाढ़ में प्रधानमंत्री क्या यहाँ पर जो है गेट खोलने के लिए, कि जो बैराज के जो गेट थे, क्या गेट खोलने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे? नहीं।
प्रधानमंत्री निगरानी कर रहे हैं, एक एक चीज़ एलजी को उन्होंने लगा रखा है, एलजी से हर चीज़ की रिपोर्ट ले रहे हैं, एलजी को बता रहे हैं क्या करना है, हर तरह की मदद करने के लिए कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का निजी तौर पर बाढ़ में नौका लेकर उतरना, लोगों को रेस्क्यू करना, ये नहीं होता। और फिर बाढ़ देश के कई हिस्सों में आई हुई है, हर जगह पर कहीं गृह मंत्री, कहीं एलजी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, और प्रशासन ऐसे ही चलता है। प्रशासन जो है निजी तौर पर आपकी मौजूदगी से नहीं चलता। मणिपुर की बात है, अब मणिपुर में होम मिनिस्टर गए, होम मिनिस्टर किसके कहने पे गए? प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। और आप सोचिए कि मणिपुर जैसी जगह जो है वो संवेदनशील बहुत है, वहाँ पर ट्राइब्स का, दो तरह की ट्राइब्स का जो है वो अपना झगड़ा, जिसके कारण ये पूरा मामला हिंसक उठा। अब इसमें प्रधानमंत्री जाएं वहाँ पर, एक ट्राइब से मुलाकात करें, एक ट्राइब की बात सुने, दोनों ट्राइब की बात सुने, इसका गलत मैसेज भी जा सकता है, ये भी आप सोचिए। क्योंकि ऐसे टाइम में एक बैलेंस अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री अगर जाते हैं वहाँ पर और किसी एक राह चीर में चले जाएं, किसी एक जगह, तो उसके बड़े, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स जो हैं वो अलग अलग, वो उनका बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो इसीलिए गृह मंत्री को वहाँ भेजा गया, गृह मंत्री वहाँ गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को वहाँ पर निजी तौर पर जाने की बात जो लोग करते हैं, मुझे लगता है कि ये बुद्धि राक्षस हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत दिखानी और इस तरह की बात करते हैं। और एक बात और अंत में कह दूँ, और वो मैं अपने बिल्कुल निजी अनुभव से कह रहा हूँ, ये जो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री घूमने जाते हैं, नरेंद्र मोदी विदेश बहुत घूमते हैं, और नरेंद्र मोदी ने बीते कई सालों में बहुत विदेश दौरे किए, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी घूमने नहीं जाते भाई। फिर से कह रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी घूमने नहीं जाते। नरेंद्र मोदी, आप सोचिए अमेरिका में, न्यूयॉर्क में अगर आप जाएंगे तो आप कहाँ घूमने जाएंगे? आप कहेंगे मैं टाइम स्क्वायर घूमने जाऊँगा, आप कहेंगे कि आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाएंगे, ठीक है ना, और आप कहेंगे कि आप वहाँ पर जो है शिप में आनंद लेना चाहते हैं, आप किसी क्रूज़ पे जाना चाहते हैं यूएस में, है ना, इस तरह की चीज़ें आप घूमने जाएंगे ना। क्या आपने नरेंद्र मोदी की कोई तस्वीर देखी कि वो क्रूज़ में आनंद ले रहे हैं? क्या आपने ये देखा कि वो जो हैं एफिल टावर पे घूमने गए? ठीक है, क्या आपने ये देखा कि वो अमेरिका में जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर जा कर के सब नज़ारा देख रहे हैं, और जो है टाइम स्क्वायर पे जो है वो वहाँ के नज़ारे देख रहे हैं? क्या आपने ये सब कुछ देखा? नहीं, ऐसा नहीं। तो प्रधानमंत्री वहाँ घूमने नहीं जाते हैं, और इसलिए मैंने कहा मैं अपने निजी अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री ने जो इतने देशों की यात्राएं की हैं, उसके कारण भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, भारत आर्थिक रूप से एक ताकत बना है दुनिया में, भारत रणनीतिक रूप से मजबूत हुआ है बीते कई सालों में। आज दुनिया, भारत जो है, भारत तो दुनिया में एक बड़ी महाशक्ति है। आज हम 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ये सब इन्हीं संबंधों के कारण है। आज दुनिया के देश भारत के साथ खड़े रहते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने अपनी मर्जी से जो चाहा वो किया, जहां पर बाकी दुनिया जो है, अगर भारत कमज़ोर होता तो भारत पर अटैक करते सब, कि भारत जो है रूस के से तेल क्यों ले रहा है, भारत जो है गड़बड़ कर रहा है, भारत इसमें जो है बोलता क्यों नहीं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, भारत ने 5 बार वोटिंग जो है यूएन में और बाकी जगह पर जो वोटिंग थी उसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि भारत ने कहा मैं इसमें पार्टी नहीं बनूंगा। भारत ने अपने हिसाब से भारत के लोगों के हक में जो था, भारत के हित में था, चाहे रूस से तेल लेना हो या यूक्रेन से संबंध बनाए रखने हो, भारत ने वो किया। चाहे यूक्रेन से युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो, भारत ने वो सब अचीव किया, सब कुछ हासिल किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि रूस से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, यूक्रेन से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, फिलिस्तीन से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, और इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, अमेरिका से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, रूस से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, यूएई और मिस्र जैसे देशों से भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो ये सब नरेंद्र मोदी की वैश्विक नीति के कारण हुआ, ये उनकी सफल वैश्विक नीति है। और जैसा मैंने कहा, मैंने अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ उनके विदेश दौरे मैंने कवर किए, वहाँ रिपोर्टिंग की है। पहले अटल जी के साथ में जाता था, अटल जी के मैंने विदेश दौरे कवर किए, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अब नरेंद्र मोदी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ एक बात बता देता हूँ, बाकी जो प्रधानमंत्री थे जिनके साथ मैंने विदेश दौरे किए, उनके दिन में, पूरे दिन में विदेश दौरे में 1-2 प्रोग्राम होते थे, और बीच में कोई दिन ऐसे होते थे, अगर उनका 4 या 5 दिन का विदेश दौरा है तो बीच में एक दिन ऐसा भी होता था जिस दिन
इन प्रधानमंत्रियों के कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होते थे, यानी फ्री डे होता था। और जिस दिन वो फ्री डे होता था प्रधानमंत्रियों का, जो प्रधानमंत्रियों के साथ जो पत्रकारों की फौज जाती थी सरकारी खर्च पर, सरकारी अमले के साथ, वो जो है मौज करती थी, उनको खूब मटरगश्ती करने को मिलता था, वो लोग घूमते टहलते थे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो भारत के बाकी प्रधानमंत्री जाते थे, जैसा मैंने कहा, उनका दिन में एक प्रोग्राम होता था, 2 प्रोग्राम होता था, 2 घंटे 4 घंटे, कभी उनको शाम को फ्री टाइम मिलता था, कभी सुबह फ्री टाइम मिलता था, और साथ साथ जो है कभी कभी पूरा एक दिन जो है फ्री मिल जाता था 4 या 5 दिनों में। लेकिन नरेंद्र मोदी की यात्राओं में क्या महत्वपूर्ण है? नरेंद्र मोदी की यात्राओं में इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर वो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जब भी जाते हैं, उनका पहला कार्यक्रम वो सुबह 9 बजे 10 बजे शुरू हो जाता है। जो मीटिंग्स उनकी होती हैं, वो पहुंचते हैं, विदेशी धरती पर पहुंचते हैं, होटल में पहुंचते हैं, और सीधा सीईओज़ के साथ उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। बाकी चीज़ें अभी मैं आपको बताना भूल गया, अब टेस्ला की खबर आ रही है। अमेरिका गए थे तो कितना निवेश भारत में आ रहा है, अभी टेस्ला की बारी आ रही है। टेस्ला कह रहा है कि भारत में वो बड़ा निवेश करने के लिए तैयार है। एप्पल जो है बड़ा निवेश कर रहा है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जाते हैं और होटल में जाकर आराम नहीं करते, वो बाकायदा सीईओज़ के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या मदद चाहिए, आप भारत में निवेश करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो फिर आपको क्या मदद चाहिए, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपको यहाँ फैक्ट्री लगानी है। उस चीज़ में नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली वो करते हैं, और उसके कारण होता क्या है, उसके कारण ये सब लोग निवेश करते हैं। और जब एक टेस्ला या एक एप्पल भारत में आता है, तो फिर साथ साथ भारत में जो है नौकरियाँ आती हैं हज़ारों, और बाकी चीज़ें आती हैं। तो नरेंद्र मोदी बाकी विश्राम नहीं करते, आराम नहीं करते, लगातार उनका पहला कार्यक्रम, जैसे मैंने कहा, सुबह 9 बजे 10 बजे शुरू होता है, अंतिम कार्यक्रम उनका रात को 9-10 बजे शुरू होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कई बार सीईओज़ के साथ और भारतीय मूल के लोगों के साथ वो बाकायदा होटल में रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक उनके साथ लगातार मीटिंग करते रहते हैं। हम लोग जो पत्रकार जाते हैं उनके साथ, और हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनकी सुबह 9 बजे शुरू होती है अपॉइंटमेंट, रात 10 बजे तक, उस बीच हमको रिपोर्ट्स भी भेजनी है, सब कुछ करना है। जो है कई बार भूख भी लगती है, वो खाना भी नहीं खा पाते, कई बार सो भी नहीं पाते। ऐसे चैलेंजेस हमारे साथ होते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे साथ चैलेंजेस होते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ कितने चैलेंजेस होते हैं, ये सोचिए। और वो भी हम लोग तो जैसे यात्रा करके आए, भारत में आ गए, तो हम चलो उसके बाद थोड़ा एक दिन का विश्राम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे वो नरेंद्र मोदी विदेश से आते हैं और तुरंत अगले दिन किसी मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, तो तुरंत आते ही कोई बड़ी मीटिंग बुला लेते हैं और उसके ऊपर जो है हिसाब किताब लेने लगते हैं। तो वो आदमी ऐसा है जो आराम नहीं कर रहा, एक भी दिन उन्होंने छुट्टी आज तक नहीं लिया, आराम नहीं कर रहा, विदेश दौरे घूमने नहीं जा रहा, 24-24 घंटे काम करने वाला। यहाँ तक कि विमान में जब पहले ऐसा होता था, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, पहले ऐसा होता था जब भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, तो अगर उनको अमेरिका जाना है या फ्रांस जाना है, तो पहले जो है फ्रैंकफर्ट में जो है बाकायदा फ़्लाइट जो है डायरेक्ट नहीं जाती थी, वाया फ्रैंकफर्ट जाती थी, क्योंकि फ्रैंकफर्ट बीच में पड़ता है, वहाँ जाकर फ़्लाइट रुकती थी, सब लोग वहाँ आराम करते थे, फिर फ्रैंकफर्ट से जो है वो न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट जाती थी या फिर जो है पेरिस के लिए जाती थी। तो उससे क्या होता था कि वो एक दिन के 2 दिन लग जाते थे। जिस यात्रा को एक दिन में होना, वो 2 दिन लगते थे। 2 दिन लगते थे तो खर्चा बढ़ता था, बाकी सब चीज़ें होती थी, लोग आराम करते थे। लेकिन अब उनकी फ़्लाइट वाया फ्रैंकफर्ट नहीं जाती, अब उनकी सीधी फ़्लाइट जाती है, और उनको जितना विश्राम करना होता है, जितना सोना होता है प्रधानमंत्री को, वो अपने फ़्लाइट में ही सो लेते हैं। उसके लिए वो नीचे उतर के, फ्रैंकफर्ट उतर के, कोई होटल बुक करके फ्रैंकफर्ट में विश्राम नहीं करते, फ़्लाइट में ही सो लेते हैं और उतरते ही काम शुरू कर देते हैं। तो ये आदमी विदेश दौरे घूमने नहीं जाता। तो ऐसे नफरती चिंटुओं से और ऐसे बुद्धि राक्षसों की बुद्धि जो है, उस पर तरस खाइए, यही आप कर सकते हैं। लेकिन उनका एजेंडा समझिए और उनके एजेंडे से सावधान रहिए। इस बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हों, पक्ष में विपक्ष में, आप ज़रूर बताइए। आपकी प्रतिक्रियाओं को मैं देखूंगा, और अगर फिर कुछ सवाल होंगे तो उनका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।